नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात राज्यों की, उनकी आर्थिक सेहत की और विकल्पों की। देश के 29 राज्यों में इस साल पेश किए गए बजट का आकार केंद्रीय बजट की तुलना में 37% अधिक था। महज 7 साल पहले 2011-12 में केंद्रीय बजट का आकार राज्यों के बजट से काफी अधिक था, लेकिन उसके बाद से राज्यों के बजट में बढ़ोतरी होती रही और पिछले साल राज्यों के बजट का आकार 36% अधिक था, जबकि साल 2014-15 में राज्यों का बजट का आकार केंद्र से 16% अधिक था। पिछले 7 वित्तीय वर्षों में राज्यों के बजट में 161% का जबरदस्त उछाल आया। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 में राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में इनका राजकोषीय घाटा 2.7% के लक्ष्य के मुकाबले 3.1% था। आरबीआई रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों का राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है और कई राज्य तो अपने संसाधनों में अपने खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रहे। समझेंगे कि आखिरकार राज्यों की सेहत, आर्थिक सेहत कमजोर क्यों हो रही है, वजह क्या है, विकल्प क्या है। हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान हैं। नितिन देसाई साहब हैं, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत सरकार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिशिर सिन्हा हमारे साथ हैं, सीनियर डिप्टी एडिटर द हिंदू बिजनेस लाइन से। शिशिर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुधीर कृष्णा हमारे साथ हैं, पूर्व अध्यक्ष वित्त आयोग से। सुधीर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। वृंदा स्वरूप हमारे साथ हैं, पूर्व मुख्य सचिव यूपी सरकार। वृंदा जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूंगा सुधीर साहब आपसे। 2011 के बाद आरबीआई की अगर हम रिपोर्ट को देखें, आकार बढ़ रहा है राज्यों के बजट का और वित्तीय घाटा भी। ये शुभ संकेत हैं, अशुभ है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसे कैसे देखा जाए और क्या ये ट्रैक की तरफ बढ़ रहा है या फिर ट्रैक से उतर रहा है? राज्यों का वित्तीय घाटा बढ़ना मोटे तौर पर अच्छा सूचक नहीं है, लेकिन कुछ दृष्टिकोण से इसे बुरा भी नहीं माना जा सकता। वो दृष्टिकोण ये हो सकते हैं कि अगर घाटे के साथ साथ इन्फ्लेशन कम हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, असमानताएं कम हो रही हैं और बेरोज़गारी कम हो रही है, अगर ये सब देखा जाए और हो रहा है। शायद सुधीर साहब का संपर्क हमसे टूट गया है। नितिन सर, यही सवाल मेरा आपसे कि इसे कैसे देखा जाए, क्योंकि 11 के बाद लगातार आकार बढ़ा है और वित्तीय घाटा भी बढ़ रहा है। अगर वित्तीय घाटा आपने जो बजट किया था उससे ज़्यादा हो तो ये अच्छा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पूरा हमारा कैलकुलेशन होता है ये केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के साथ मिलके हमें एक टारगेट होता है हमारा कि हम हमारी वित्तीय घाटा इससे कम रखेंगे। तो अगर वहाँ राज्य वित्तीय घाटा ये 2.7 की जगह 3.1 हो गया था पिछले वित्तीय साल में, इस साल वो कह रहे हैं कि कम हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। तकलीफ ये है कि आजकल राज्य सरकारों के पास अपने खर्चे पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। देखो आप लोगों की तनख्वाह देखो तो वो तो पे कमीशन से आ जाती है। इस साल भी उनको पे कमीशन अवार्ड के लिए काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा अपने बजट से। वो कैसे निकालेंगे या 2.8% का जो घाटा है उन लोगों ने प्रोजेक्ट किया, करेंगे कि नहीं पता नहीं है। दूसरा कि फार्म लोन वेवर, खेतों वहाँ वेवर, वो तो पॉलिटिकल मूव होता ही है। एक राज्य करता है तो दूसरों को भी करना पड़ता है और वो एक तरह का कंपटीशन हो जाता है राज्यों के। तीसरा कि बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स आती है, बड़े बड़े प्रोग्राम आते हैं जो केंद्रीय सरकार लागू करती है, मगर खर्चा का थोड़ा प्रपोर्शन, काफ़ी प्रपोर्शन वो राज्यों को निकालना पड़ता है। अभी ये हेल्थ इंश्योरेंस का अभी उसका भी खर्चा उनको निकालना पड़ेगा। तो इसलिए उनके पास के कंट्रोल थोड़ा कम है। और चौथी बात ये है कि वो लोग जो लोन्स इशू करते हैं, व्हाट स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, वो बहुत मार्केटेबल नहीं है। सच बताए तो वो भी एक तरह का टैक्स ही है कि जो बैंक्स में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो से उससे जाता है। कोई फ्री मार्केट में कोई लेने वाला नहीं है वो लोन्स।
तो वो भी घाटा ही गिना जाता जाए। तो इसलिए मेरे जहन में इसका तो जो आपने टारगेट किया था उसको तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि उससे अगर आप नहीं करो तो बड़ी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो जाती है देश के लिए। वृंदा जी, यूपी जैसे राज्य में आप रही हैं और कहा यह जा रहा है कि जो बड़े राज्य हैं यहाँ पर हालत कई बार ऐसी भी होती है कि अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी रिसोर्सेस कम पड़ जाते हैं, जबकि लोक लुभावन स्कीम्स की तरफ क्या सरकारों का ज्यादा रुझान है, वो एक बड़ी वजह है, या फिर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट की जगह सरकारें जब लोक लुभावन की तरफ ज्यादा बैलेंस कर देती है, उसका झुकाव ज्यादा होता है तो वो कहीं इम्बैलेंस होता है, वो एक कारण है? ऐसा है कि जहाँ तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट राज्यों का सवाल है, उसमें बैलेंस रखना पड़ता है। अब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसमें जिसको आप कह रहे हैं कि पॉपुलिस्ट स्कीम्स भी होती हैं, कुछ नेसेसिटीज़ इलेक्टेड गवर्नमेंट समझती हैं कि ज़रूरी पूरी करनी है, उनके मैनिफेस्टो में है। पर उसके साथ साथ एक फाइनेंशियल बैलेंस भी रखना पड़ता है, जिसमें कि जो सरकार की कमिटमेंट्स हैं, जो उसकी तनख्वाहें हैं, जैसे आपने कहा, ये सब भी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, प्लस डेवलपमेंट और फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स भी लेने पड़ते हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स भी होनी पड़ती, तो एक तरह का एक बैलेंस रहता है। और जैसे आपने यूपी का जिक्र किया, वहाँ ऐसी कोई अगर प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहती रहे तो हमें कोई उस वक्त दिक्कत नहीं होती थी। और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स की जो प्रायोरिटीज़ थी उनको भी एक मद्देनज़र रखना पड़ता है, और एक वार्ता रहती है इस बात की कि क्या बैलेंस लेके चलना चाहिए आगे। मगर आप ठीक कह रहे हैं कि उसमें उस बैलेंस का मतलब ये भी है कि कुछ प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती हैं। अब आप किसको वरीयता देंगे, किस टाइम पे वरीयता देंगे, ये एक स्टेट फाइनेंसेस का एक हमेशा समस्या रहती है, और उसको करेक्ट वे प्रूडेंटली लेके चलें तो वो बैलेंस बना रहता है। ओके, शिशिर, जो इसी रिपोर्ट का एक हिस्सा ये भी कहता है कि जो राजस्व होना चाहिए था, कुल राजस्व, और जो वेतन भत्तों में उसमें खर्च होना चाहिए था, वो 54.6% तक पहुंच गया, और जिसे 13वें वित्त आयोग ने कैपिंग दी थी 35% की। ये आखिर कैसे बढ़ता है, और इसकी तुलना में जो हमारे रिसोर्स हैं राज्यों के, वो फिर उस तरह क्या बढ़ पा रहे हैं, और अगर नहीं तो क्यों? देखिए, राज्यों के लिए दो स्थिति है। पहली स्थिति जहां पर राजस्व की बात अगर आप करें तो 14वें वित्त आयोग के सिफारिशों के मुताबिक जो केंद्र सरकार जो टैक्स से कमाई करती है उसका 42% उनको देती है। अब चूंकि जीएसटी लागू हो चुका है तो जीएसटी में हमने 5 सालों तक उनको 100% कंपनसेशन देने की प्रावधान किया है अगर रेवेन्यू कोई शॉर्टफॉल होता है जीएसटी से। तो यहाँ पर तो राज्यों की स्थिति ठीक है, यहाँ पर उनको एक तय कह सकते हैं कि तय उनको मिलना है। अब परेशानी कहाँ आती है? परेशानी आती है कि जो आपका फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है एफआरबीएम के मुताबिक वो 3% है। वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक दो परिस्थितियों में आप 4.5% ज़्यादा कर्ज बाजार से उठा सकते हैं। पहली परिस्थिति ये है कि अगर आपका जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो कितना होता है, और दूसरा ये है कि डेट टू एसजीडीपी यानी कि स्टेट का जो जीडीपी है वो रेशियो कितना होता है। तो वो अगर एक निश्चित सीमा के भीतर है तो आप 4.5% अतिरिक्त कर सकते हैं, यहाँ भी ठीक है। असली परेशानी कहाँ आती है कि आप एफआरबीएम के बाहर जाने की कोशिश करते हैं और पब्लिक अकाउंट में कर्ज लेते हैं, वहाँ पर आपके ऊपर ब्याज का दबाव बढ़ता है, और जब आपके ऊपर ब्याज का दबाव बढ़ता है तो जो कुछ भी आपके पास पैसा आ रहा है एक बड़ा हिस्सा केवल पुराने कर्ज की सर्विसिंग में चला जाता है। तो जाहिर सी बात है कि आपके पास जितनी योजनाएं हैं अभी, चाहे वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत हो या राज्य की अपनी योजनाएं हों, उन दोनों के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसे कम हो जाते हैं। दूसरा, अगर आपने यहाँ पर डेट वेवर कर दिया तो और आपके लिए परेशानी है। लेकिन इससे ज़्यादा जो मुझे डर इस बात का लग रहा है कि ये चुनावी साल है और राज्यों में हो सकता है
जैसा नितिन सर भी कह रहे थे कि कुछ स्कीम जो कि सेंटर चलाती है लेकिन उसका एक हिस्सा राज्यों को देना पड़ता है। ऐसी कुछ स्कीम्स में जब राज्यों का खर्च बढ़ेगा उसका वो कैसे निपटारा करेंगे, उससे वो कैसे निपटेंगे, ये एक चिंता का विषय। तो इस साल भले ही हम 2.8% या 3% जो फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं वो शायद इस साल भी पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है, और इस बात की आशंका है कि हम 2018-19 जो है, जो हमारा पूरा का पूरा ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो टारगेट होगा उससे कहीं ज्यादा होगा, ये एक डर है। सुधीर सर, क्योंकि आपसे संपर्क उस बीच पे टूट चुका था, मैं पूरी बात समझना चाहूंगा कि वित्त आयोग की तमाम कैपिंग की गई कि कितना खर्च आपको करना है, अपने व्यय को किस तरीके से लिमिटेड करना है, लोन कितना लेना है, और जैसा कि कहा शिशि ने बहुत अहम कि उसके क्लॉज दिए गए हैं कि किन किन परिस्थितियों में आपको करना है। लेकिन उसके बावजूद जैसे कि नितिन सरकार है, वो भी अहम है कि राज्यों के लिए मजबूरी भी है, केंद्र की कुछ स्कीम्स जिनका कुछ हिस्सा उनको देना है, उनके लिए रिसोर्सेज वही लिमिटेड हैं, और जब कैपिंग हम कर देते हैं टैक्स में कि 42% उनको मिलेगा, तो उनके पास फिर बचता क्या है, उनके पास क्या नए विकल्प हैं? उनके पास विकल्प बहुत हैं। सबसे पहला विकल्प तो ये है कि यूज़र चार्जेस ढंग से लगाए जाएं और टैक्स और नॉन टैक्स रिकवरी बढ़ाई जाए। जैसे कि बिजली का जहाँ तक सवाल है, पावर सेक्टर में रिकवरीज पुअर हैं और वो चूँकि घाटे में चल रहा है, क्योंकि फार्म सेक्टर को जनरली लगभग सभी राज्यों में होड़ लगी हुई है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को पावर फ्री दी जाए या कम से कम रेट पर दी जाए, जो कि वास्तविक कॉस्ट से कम है। तो उसको लेके जो घाटा हो रहा है, उसके लिए महत्वाकांक्षी ऋण योजना लागू, उदय योजना, जिसमें कि लगभग 2 से 3 लाख करोड़ रुपए का लोन सरकार ने उठाया है। अब अगर ऐसे लोन लेकर के और उसको ढंग से डिप्लॉय नहीं करेंगे तो फिर ये लोन जो है इन्फ्लेशन बढ़ाएगा और सरकार का घाटा और बढ़ाएगा। इसी प्रकार से ये एक जो परिपाटी चल पड़ी है कि चंद सालों के बाद एक वित्त आयोग बनेगा और वित्त आयोग के जो रिकमेंडेशन आते हैं उससे सरकार के खर्चे पर जंप स्टार्ट पड़ता है, यानी कि एक बार में ही सरकार का खर्चा 1 लाख से 2 लाख करोड़ रुपए राज्य सरकारों का बढ़ जाता है। अब वक्त आ गया है कि ये हर 10 साल पर वित्त आयोग बनाने के बजाय एक ढंग से हर साल जो भी एनोमलीज हैं उसको दूर करते रहें, और ये जंप स्टार्ट का जो एक झटका लगता है सरकारों को, उसकी आवश्यकता अब नहीं रह गई है। जो पहला, दूसरा, तीसरा वित्त वो पे कमीशन बना था वो काफ़ी है। और तीसरा मैं ये कहूँगा कि जो सरकारें, लोकल बॉडीज़ हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत को अपनी आदाय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये जो लोकल बॉडीज़ हैं, स्थानीय निकाय हैं, ये राज्य सरकारों पर और केंद्र सरकार पर काफ़ी अवलंबित हो गई हैं। अपना प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाना, अपने दुनिया अलग अलग तरह के टैक्स हैं उनके, जैसे जो वो नहीं लगा रहे हैं या कम लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ट्रांसफ़र ड्यूटी है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ड्यूटी, या इलेक्ट्रिसिटी टैक्स हैं, जो ऐसे टैक्स हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स हैं ये सब। जिनके पास प्रॉपर्टी है वही देंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं ज़्यादा वो ज़्यादा टैक्स देंगे, जो कम करते हैं वो कम देंगे। इस तरह से, और प्रॉपर्टी टैक्स भी अच्छे ढंग से लगा सकते हैं। यानी कि आपको उदाहरण बताऊं कि दिल्ली में ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस 2006-07 में 1000 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स से इकट्ठा कर रही थी। 5 साल के अंदर उन्होंने डबल कर दिया, अब उसको ट्रिपल करने की बात होने की आशा है। तो म्यूनिसिपल बॉडीज अपने टैक्सेस बढ़ाएंगी तो राज्य सरकार पे उनकी अवलंबन कम होगा और उस तरह स्वावलंबी वो बनेंगी। तो इसी प्रकार से जो सरकारें जो लोन वेवर कर रही हैं, अगर ये लोन वेवर करते जाएंगे तो इसका हश्र जो है राज्य सरकार के वित्त पर बहुत लंबा असर पड़ सकता है। तो इस प्रकार से ये जो जिस तरह से इनके खर्चे हो रहे हैं, अगर थोड़ा उसको रैशनलाइज कर लें और यूज़र चार्जेस को और बढ़ाएं तो डेफिनेटली उनके वित्तीय परिस्थिति में सुधार होने की पूरी संभावना है। ओके ऋषि, लेकिन जो बात सुधीर कृष्णा साहब ने कही, एक टैक्सेस को लेकर, दूसरा कर्ज माफी को लेकर। कर्ज माफी को लेकर दलील ये दी जाती है कि जब कोई सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने या उनके उत्पाद को खरीदने का दावा करती है और एश्योरेंस देती है, और अगर उस दाम पर वो नहीं खरीद पा रही और ऐसे में किसानों की हालत खराब है, तो विकल्प क्या है? और दूसरा टैक्सेस को लेकर कि क्या हम वो सर्विसेज, चाहे वो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हों या छोटे छोटे सेंटर्स जो हैं, वो दे पा रही हैं पब्लिक को, जिसके बिना पर आप कहें कि आप टैक्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे?
जो पहला वाला मुद्दा है कि कर्ज माफ़ी की, ये इसी रिपोर्ट का हिस्सा है जिस रिपोर्ट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि पुराने जो अनुभव रहे हैं, खासतौर पे इसमें जिक्र किया गया कि 2008 में जो हमने कर्ज माफ़ी की बात की थी, उसका वो असर नहीं दिख रहा है जो उम्मीद की जा रही थी। उम्मीद ये की गई थी कि कृषि में निवेश बढ़ेगा, जो किसान है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे, लेकिन किसानों को उल्टे ये डर सताने लगा कि चूंकि वो कर्ज माफी में आ चुके हैं तो आगे उनको कर्ज बैंकों से मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से जो उसका फायदा एक मनोवैज्ञानिक तौर पे और एक भौतिक तौर पे होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। दूसरा जो मुद्दा है कि लोकल बॉडीज कितना टैक्स लगा सकती हैं। देखिए, यहाँ पर मुद्दा राजनीति का है। ये इतना आसान नहीं है कि आप प्रॉपर्टी टैक्स अचानक बढ़ा दें। आप दिल्ली में देखिए, हम लोग हमेशा ये सुनते हैं कि इस बार इतना टैक्स बढ़ जाएगा। फाइनली जो टैक्स बढ़ता है वो एक सीमित ही बढ़ता है। तो लोकल बॉडीज़ में स्कोप होता है, लेकिन वो कितना बढ़ा सकती हैं वो राजनीति का मुद्दा बन जाता है। और तीसरी बात जो आपने कही कि और क्या विकल्प उनके पास है, देखिए विकल्प है कि आपको इस लोक लुभावन चीज़ों से ऊपर उठना होगा। आपको मालूम है कि आपके संसाधन सीमित हैं। अगर आप इन सीमित संसाधन में असीमित खर्चे जोड़ते जाएंगे तो आने वाली जो पीढ़ी होगी उसके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ेगा। क्या आप वो स्थिति चाहते हैं कि आगे चल करके आपके पास विकास का खर्चा ना रहे, विकास के लिए खर्चा करने के लिए पैसा ना बचे? आज के दिन में भी मैं आपको बताऊं कि जिन राज्यों में फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है वहां पे कट कहाँ हुआ है। वो कहते हैं मैं FRBM तो हम 3% मेंटेन कर लेंगे, कट क्या करेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि जो विकास के लिए पैसा खर्च हो सकता था वो नहीं हुआ। ये एक गलत परिपाट जो है चलन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमें इसको रोकना होगा। वृंदा जी, एक और जो तर्क राज्यों की ओर से दिया जाता है, मैं समझना चाहूंगा उसके बारे में। कहा जाता है कि केंद्र सरकार जब भी कोई आती है, नई नई केंद्रीय स्कीम शुरू होती हैं और उनमें कई बार राज्यों की सहमति नहीं होती है, लेकिन उन्हें लागू करना और उसका एक शेयर उन्हें देना पड़ता है। क्या वाकई ये इतना बड़ा मसला है और ये वित्तीय जो मैं कहूं कि गिरावट है राज्यों की आर्थिक सेहत की, उसके लिए जिम्मेदार होता है, या फिर महज क्योंकि इसके पीछे दूसरा तर्क दिया था कि वहां की पब्लिक, वहां की आम जनता को उसका लाभ मिलता है और इसीलिए उसे लागू करना राज्य की जिम्मेदारी है? जी नहीं, ये बात सही है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स या सेंट्रली सपोर्टेड स्कीम्स, जिसको कहते हैं देयर इज नथिंग कॉल्ड अ फ्री लंच, तो उसमें राज्य सरकारों को दो बड़ी जिम्मेदारियां ये सौंपी जाती हैं। एक तो उनको मैचिंग शेयर्स देने होते हैं जिसका एक वित्तीय संसाधन बांध देते हैं, और उसमें ज़्यादा ऑप्शंस फिर राज्य सरकार के पास होते नहीं हैं, और सेंट्रल उसको फंड्स चाहिए तो उसको मैचिंग शेयर्स अपने देने पड़ेंगे। दूसरा होता है कि ये कुछ कंडीशंस के साथ आती हैं, उसमें इन्वेरिएबली रिफॉर्म का मुद्दा ज़रूर होता है, जो कि अच्छी बात है और राज्य सरकारें करती भी हैं उसको, मगर वो किस पेस से करती हैं और उसका कितना रोल आउट, कितना फास्ट करती हैं, ये राज्य सरकारों की एडमिनिस्ट्रेशन पे निर्भर रहता है। मगर इसका एक जो फ़ायदा रहता है वो ये ज़रूर रहता है कि उनकी अर्निंग, जो गुडविल और जो पब्लिक को बेनिफिट मिलता है वो ज़रूर वहाँ पे कायम रहता है, और जितनी एफिशिएंटली राज्य सरकार उसे चलाएं उतना पब्लिक को डेफिनेटली बेनिफिट भी पड़ता है। मगर ये स्कीम्स कभी कभी अचानक बंद हो जाती हैं, कभी कभी ये स्कीम्स चलती रहती हैं, और एक तरह से एक बैकलॉग ऑफ एक्सपेंडिचर्स बढ़ते जाते हैं। तो और वो सडनली 14th जैसे फाइनेंस कमीशन नेक्स्ट आएगी, उसमें वो सडनली स्टेट को डिवॉल्व कर दिए जाएंगे, लॉक स्टॉक एंड बैरल। तो इसमें सरकारों को, राज्य सरकारों को बहुत चैलेंज होता है, और जबकि दोनों गवर्नमेंट्स पब्लिक गुड के लिए चल रही हैं, मगर उसमें एक तरह का कमिटमेंट सा हो जाता है जिसका अल्टीमेट जो उठाना पड़ता है वो राज्य सरकारों को वो लायबिलिटीज उठानी पड़ती हैं इन द लॉन्ग रन, क्योंकि आप कोई अच्छी स्कीम विड्रॉ तो करते नहीं सर सिस्टम से। जी नितिन सर, 2-3 पॉइंट निकलते हैं। एक तो ये कि राज्य सरकारें कहती हैं और कई सरकारों की ओर से बयान आए जब वित्तीय घाटे की बात होती है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है और उसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरा जो बैलेंस है वित्तीय घाटे का, ये कैसे मैनेज किया जाए। और इसके अलावा जो बात राज्यों की ओर से कही अभी मैम ने कि
कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जिसमें हिस्सेदारी जरूरी है, लेकिन कुछ साल के बाद वो बंद होती है, उसका वो घाटा या फिर जो फंड गया वो राज्य के खाते से चला जाता है। अभी दो चार चीज समराइज कर सकते। एक तो कि ये राज्यों की वित्तीय हालात की जिम्मेदारी सिर्फ उनके हाथ में भी नहीं है, केंद्रीय सरकार के हाथ में भी वही है। ये सिर्फ वो अकेले नहीं कर सकते। केंद्रीय सरकार अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स लगाती रहे, बंद करती रहे, चालू करती रहे तो प्रॉब्लम रहेगी ही। दूसरी चीज़, जैसे सुधीर कृष्ण जी ने बताया, यूज़र चार्जेस अगर हम देखें तो जो आम जनता के लिए सरकार जो सुविधाएं देती है, सर्विसेज देती है, खास करके राज्य सरकार के थ्रू आती है, राज्य सरकार के थ्रू ही आती है। इसलिए बहुत, अगर वो राज्य सरकार ये यूज़र चार्जेस ठीक से नहीं लगा पाए तो उनका घाटा बढ़ता ही रहेगा और हमारे देश में ये सरकारी सुविधाएं बढ़ती जाएगी। आज तो हमने कुछ सोशल सिक्योरिटी खास किया नहीं है, वो तो बढ़ेगा। इसे बहुत ज़रूरी है कि हम मान ले कि ये करना पड़ेगा। तीसरी चीज़, उनके पास अपने रिसोर्सेज, अपनी रेवेन्यू रेज करने के लिए ऑप्शंस क्या है। अभी जीएसटी तो नेशनल स्कीम बन गई, पहले सेल्स टैक्स में चला सकता था, अभी तो वो भी नहीं है मेरे हाथ में, तो मैं कहाँ से आएगा। इसलिए इन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स है, लैंड रेवेन्यू है, यूज़र चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है, उस पर उनको ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। अगर वो हो जाए तो उनके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। वो मैंने अभी याद है 1971 में महाराष्ट्र में जब वो ड्राउट आया था, दुकाल आया था, तो उन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम शुरू की थी, किसी और के पास नहीं थी, और आज हम सारी देश में कर रहे हैं। ऐसे इनोवेशन हो सकते हैं, इसलिए इट हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन। एक तरफ तो फिस्कल प्रूडेंस, दूसरी तरफ ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स के बारे में। जैसे देख लो, मैं सेंटर का बजट चलाता हूँ, हमें बाहर से असिस्टेंस मिलती है, मगर मैं बाहर के असिस्टेंस के बेसिस पे हम कभी नहीं बजट चलाया। हमने हमारा बजट, हमारी रिसोर्स भी ये चलाया, वो आया तो ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि ये हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि राज्यों की आर्थिक हालत कैसी है, कमजोर क्यों हो रही है, कारण क्या है और किस दिशा में बढ़ने के साथ इसे हम वापस मजबूत कर सकते हैं। और अब बात आप दर्शकों की राय की। हमने कार्यक्रम दिखाया था 8 अगस्त को कैसे रुकेगा प्रदूषण। संतोष पराशर लिखते हैं कि इस कार्यक्रम में एक्सपर्ट के द्वारा प्रदूषण के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों की कमी बताने के साथ आलोचना की गई, लेकिन प्रदूषण के विषय में लोगों की ओर से फैलाए जाने वाले प्रदूषण और लोगों को प्रदूषण के प्रति जागरूक करने के लिए चर्चा का भाव रहा। किसी भी सरकार का काम है कि पॉलिसी और नियम बनाना, लेकिन उसको फॉलो करने का काम लोगों पर होता है और विशेषकर प्रदूषण को रोकने और स्वच्छता बनाए रखने जैसे कार्यों के लिए जनभागीदारी जरूरी है। कार्यक्रम के लिए राज्यसभा टीवी का धन्यवाद। हमारे एक और दर्शक हैं बच्चन निगम, जो लिखते हैं कि मैं राज्यसभा टीवी का आभारी हूं और मेरा एक सुझाव है कि जब भी किसी विषय पर चर्चा करनी हो तो इन सभी विशेषज्ञों के साथ केंद्र या राज्य सरकार के किसी सदस्य को जरूर आमंत्रित करें, ताकि जब ये विशेषज्ञ इन समस्याओं पर चर्चा करें तो उस वक्त सरकार की तरफ से भी इन बातों पर गंभीरता से विचार किया जाए। और मुझे लगता है कि हम इस तरह से सरकार के मंत्रियों तक की बात पहुंचा सकते हैं। आप दर्शकों का शुक्रिया। हमने कोशिश की थी इस कार्यक्रम में सरकारी प्रतिनिधि को बुलाने की, लेकिन उन्होंने उसमें आने में कुछ कारणों से असमर्थता जाहिर की थी। आप हमारे कार्यक्रम के बारे में अपनी राय सुझाव यूं ही भेजते रहिए। हमारे कार्यक्रम यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।